है वो है प्रतिदिन की उलझनों के बीच खुद का विकास कैसे करें। जिंदगी में समस्या सबके आती है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में समस्या है ही नहीं। जो भी यदि आगे बढ़ना चाहता है या फिर कोई आदमी पढ़ा भी रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो भी समस्याएं आएगी ही आएगी। समस्याओं का अंत तभी हो सकता है जब हम एक बार के लिए बोल सकते हैं, जो भी डिप्रेशन में जाते हैं, तनाव चिंता में अपना जीवन जीते हैं, वो भी बोलते हैं कि मरने के बाद ही पीछा छूटेगा। या एक बार मैं खुद ही सोच रहा था कि यार इतने सारे काम है, काम कभी खत्म ही नहीं होते, कब खत्म होंगे। तो फिर सोचा है तो बिल्कुल सीधा सा काम है कि आदमी शरीर छोड़ दे तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन वास्तव में वहां भी समस्या का अंत नहीं होता। धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। हम एक आम बात करें तो हम सब किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। जो एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के सामने एक समस्या रहती है क्या, कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। यानी फेल होने का डर उनको हमेशा सताता रहता है। जो कोई भी घर गृहस्थी में फंसे हुए, परिवार में उलझे रहते हैं, उनके सामने ज्यादा समस्या रहती है कि जो भी नए मेंबर आ रहे हैं उनको म्यूट कर दें। जो भी घर परिवार में घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, उनके सामने क्या समस्या रहती है कि सामने वाला उनका कहा नहीं मानता या सामने वाला उनके हिसाब से नहीं चलता। उनको यूं रहता है कि सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। जो भी शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, उनके ज्यादातर क्या दिक्कत रहती है, शरीर की चिंता रहती है कि शरीर स्वस्थ हो, शरीर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था, दोस्त के ज्यादातर क्या दिक्कत थी, जुकाम वगैरह की दिक्कत थी। और उसका एक एग्जाम हुआ कोई, उसने जुकाम के चक्कर में उसने पूरा पेपर खराब कर दिया। कारण क्या था, बाहरी समस्या क्या हो गई कि उसके एक जुकाम हो गई, जुकाम के कारण पेपर खराब हो गया। कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे, युवा हैं, जो लड़के लड़कियों के चक्कर से परेशान रहते हैं। उनके समस्या क्या है कि किसी लड़की से दोस्ती हो गई या लड़के से दोस्ती हो गई, फिर उसमें उलझे रहते हैं और उससे इतने उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो छूटना भी नहीं चाहते और उसमें फंसे भी नहीं रहना, मतलब छूटना भी नहीं चाहते और छोड़ करके एक मस्त जिंदगी भी जीना चाहते हैं। कईयों की दिक्कत ये रहती है कि जॉब नहीं लग पा रही, जॉब को लेकर के परेशान रहते हैं, पारिवारिक स्थितियां ऐसी रहती है कि पैसों की जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ट्रांसफर के कारण परेशान रहते हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी इच्छाओं को ही पाल लेते हैं। यानी जिंदगी में सब है, सब सुख चैन अमन सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के ही चिंतित होते रहेंगे। जैसे मान लो उन्होंने डिसाइड किया था कि मेरे को पूरे दिन भर में 20 काम करने हैं, 20 में से 15 काम हो गए, यानी 75% टारगेट अचीव हो चुका। फिर भी हम क्या सोचेंगे, यार ये 5 काम बच गए, वो उन्हीं को लेकर के चिंतित होते रहेंगे। यार ये काम कैसे होंगे, क्या होगा, कब हो पाएंगे। मतलब गिलास जो आधा भरा हुआ था उसको ना देख करके खाली को देखने की प्रवृत्ति। और ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में आती रहती है। कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, कभी नौकरी नहीं लग रही, कभी पैसों का घाटा लग गया, कभी शेयर मार्केट में लॉस हो गया, कभी सास ससुर ने कुछ कह दिया, पत्नी बच्चों ने कुछ कह दिया, या पति ने कुछ कह दिया, इच्छा के हिसाब से काम नहीं हो रहा, या छोटी मोटी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही, कहीं घूमना जाना नहीं हो पा रहा, दोस्तों ने कोई प्लान कैंसिल कर दिया। तमाम प्रकार की बातें जो जिंदगी में चलती रहती है। और दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बाह्यमुखी और एक अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समस्या हमेशा बाहर देखने का काम करते हैं। उनको ये लगेगा कि ये वाली चीज समस्या है, यदि ये चीज ठीक हो जाए तो मैं मस्त जिंदगी जी सकता हूँ। एक्सट्रोवर्ट जो होंगे उनको हमेशा ये लगेगा कि मेरी जो दिक्कत है वो कोई सामने वाला या तो व्यक्ति है, या कोई सामने वाली परिस्थिति है, या सामने वाली कोई वस्तु है। व्यक्ति तो कैसे, जैसे मान लो पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो डेली गाली गलौज करता है, बुराइयां करता है, ईर्ष्या करता है, या बाधाएं खड़ी करता रहता है, दीवार खड़ी करता रहता है। तो हमको क्या लगेगा, यार इस आदमी का इलाज हो जाए ना तो मैं चैन से जिंदगी जी सकता हूँ। वस्तु के रूप में क्या आ सकता है, यार ये वाली चीज मेरे को मिल जाए तो मैं मेरी जिंदगी बहुत ही सुविधाजनक हो सकती है, मस्त हो सकती है। किसी गाड़ी का लालच रख लेंगे, लैपटॉप की बात सोच लेंगे, या कोई भी अच्छे कपड़े की बात सोच लेंगे। मतलब किसी भी प्रकार की व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति से परेशान होना है, बॉस गड़बड़ है, ऑफिस का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। यानी जो भी एक्सट्रोवर्ट लोग होंगे वो हमेशा समस्या को बाहर ही ढूंढा करते हैं। उनको ये लगता है कि बाहरी जगत में कोई भी चीज ठीक हो जाए तो मैं
मस्त जिंदगी जी सकता हूँ, टेंशन फ्री हो सकता हूँ, फिर मेरे जिंदगी में कोई भी लोड नाम की चीज रहे ही नहीं। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, ज्यादातर युवाओं के रहता है, लड़कों के, कि हम पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लग जाए, और इसके पीछे उनके क्या रहता है कि हम पास हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। और पास होने, सिलेक्शन होने के पीछे उनके एक डर भी जन्म ले लेता है, क्या? फेल होने का डर, कि हम कहीं फेल नहीं हो जाए। अब आप मान करके चलो, कोई भी वैकेंसी निकली जिसकी 10 पोस्टें हैं, 10 पोस्ट में से वो 10 पोस्ट तो भरी जाएगी ही जाएगी, ये तो निश्चित है। और बाकी जो भी कैंडिडेट है वो सारे के सारे रिजेक्ट होंगे, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन किन्हीं टॉप 10 का सिलेक्शन हो रहा है और बाकी लोग फेल हो पा रहे हैं, बाकी लोग सिलेक्शन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। इसके पीछे सीधा सीधा एक कारण समझ में आता है कि हमारे प्रयासों में और उनके प्रयासों में कहीं ना कहीं अंतर है। हमारी नींव में और उनकी जो नींव है, जो बेस है, जो आज तक उनका पढ़ाई का स्तर है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। यानी बाहर से वो फेल हो रहे या पास हो रहे, दुनिया उनको माला पहना रही है या गालियां दे रही है, उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, उन सब के पीछे जो बाहरी परिस्थितियां बन रही है, उन सब के पीछे मूल में क्या है कि कहीं ना कहीं उनके प्रयासों में कमी है, उनके बेस में कमी है, उनके बैकग्राउंड में कमी है। यानी बाहरी समस्या तो क्या था? नौकरी लगना, सिलेक्शन पाना, पास होना, डिग्री लेना, सर्टिफिकेट लेना। लेकिन अंदर उसके पीछे कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी रह गई, जिसके कारण हम वो डिग्री नहीं प्राप्त कर पा रहे। हम एक छोटी सी बात करते हैं, मैं आपको बोलूं कि आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखनी है। आप बोलोगे ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो मैं आसानी से लिख दूंगा। आपने ये बात क्यों कही कि मैं ये काम आसानी से कर दूंगा? यानी आपका जो लेवल है, वो सामने वाली जो परिस्थिति है, जो टास्क आपको दिया गया है, जो गोल आपको अचीव करना है, उससे आपका लेवल बहुत ज्यादा हाई था, तो आपने सीधा सा कह दिया कि ये तो बहुत आसान काम है, ये काम तो मैं आसानी से ही कर सकता हूँ। आपको कोई बोले कि 3 रोटी खानी है, आप बोलोगे हाँ ये कौन सा मुश्किल काम है, तो मैं रोज करता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। आपको कोई बोले कि 10 रोटी खानी है, आप एक बार सोचने को मजबूर हो जाओगे, फिर थोड़ा प्रयास करके बोलोगे कि हाँ हो तो जाएगा, कर दूंगा, बदले में क्या मिलेगा, तरह तरह की बातें करोगे। यानी हम अपने लेवल की तुलना करते हैं सामने वाली परिस्थिति से। हमारा लेवल यदि ज्यादा है तो सामने वाली परिस्थिति हमें छोटी लगती है, और हमारा लेवल यदि कम है तो सामने वाली जो भी परिस्थिति है, प्रॉब्लम है, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो या परिस्थिति के रूप में हो, वो हमको लगती है कहीं ना कहीं बड़ी लगने लग जाती है, यदि हमारा लेवल कम है तो यहाँ हमको क्या करना है? हमको सामने वाली जो प्रॉब्लम है उसको कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सामने वाली प्रॉब्लम जैसी भी है, हमको अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत है। एक कोई दार्शनिक है, विचारक है, उसने एक बात कही है कि यदि आपसे अपना लक्ष्य अचीव नहीं हो पा रहा है तो अपने लक्ष्य को ही छोटा कर लो। उन्होंने खुश रहने के तरीके लिखे हैं, तो उसमें यह है कि यदि आपको, आपसे अपना लक्ष्य ही अचीव नहीं हो पा रहा, और मेरा टारगेट, मतलब मेरे को जैसे मान लो ये एग्जाम फाइट करना है, कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, तरह तरह की बातें चल रही है, तो उन्होंने क्या सिंपल सा फॉर्मूला दिया कि आप अपने गोल को ही छोटा कर लो तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन वास्तव में ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं हुई। आपने क्या किया? जहां आपका लेवल था, उस लेवल से सामने वाली जो भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को ही छोटा कर दिया, माइंड सेट ही वैसा बना लिया। पहले आपने टारगेट लिया था कि मेरे को 90% बनाने, फिर आपने टारगेट ये ले लिया कि मेरे को तो 50% बनाने। अब आप मजे से जिंदगी जी रहे हो, 50% तो आप आराम से ले आओगे। तो ये वास्तव में कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। और खुश कैसे रह पाए हम? हमने अपना जो लेवल और प्रॉब्लम, उसमें से प्रॉब्लम के लेवल को डाउन कर दिया और खुद के लेवल को वही मेंटेन करके रखा, तो सामने वाली समस्या हमारे सामने छोटी हो गई। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल जो दिया कि यदि हमको एग्जाम फाइट करना हो, तो हम क्या करेंगे? सामने वाली जो भी चीज है, हम उससे खुद का कंपैरिजन करते हैं, और यदि हमको जीतना है तो हमको खुद का लेवल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमको जीतना है तो खुद का लेवल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, कोई एग्जाम फाइट करना हो, सिलेक्शन होना हो, ना कि हमको बाहरी जो भी प्रॉब्लम है उससे, बाहरी जो भी हमारा एग्जाम है, टास्क है, कंपटीशन एग्जाम है, कहीं सिलेक्शन होना हो, डिग्री लेना हो, उससे लेकर के हम अपने आप को यूं समझने लग जाए कि ये तो बहुत हार्ड है, हो ही नहीं पाएगा। जब वो टॉप 10 लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस अंतर काय का है? अपना लेवल बढ़ाने का है।
अपना लेवल यदि बढ़ा लोगे तो बाहरी चीज हमको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। जो पारिवारिक उलझनों में फंसे हुए लोग हैं, उनके सामने क्या प्रेशर रहता है कि बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, पत्नी मेरा कहना नहीं मानती है, पति मेरा कहना नहीं मानता है, और मतलब मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा। अब आप इसका समाधान ढूंढो। ये तो क्या हुआ, बाहरी समस्या हो गई। हम क्या सोचेंगे कि सामने वाले व्यक्ति मेरा यदि कहना मानने लग जाए तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि समस्या बाहर नहीं है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बल्कि भीतर हमारे एक प्रॉब्लम जन्म ले चुकी है। वो ये कि हम सब कुछ अपने अधिकार में लेने की चेष्टा कर रहे हैं। जब हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने सबको जन्म दिया और ईश्वर ने सबको कर्म करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करी है, तो हमको इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरे अनुसार ही कर्म करे, मेरे हिसाब से ही चले। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जो नियंता है, ईश्वर है, उसके विधि विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम एक पक्षी को भी देखते हैं, पक्षी ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, उसको पाल पोस करके बड़ा किया, उसको फ्री छोड़ देते हैं। जितना सिखाना होता है ट्रेनिंग दी और उसको फ्री छोड़ दिया। तो हमको भी क्या करना है, 18 साल 20 साल तक जितनी ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है, संस्कार देना है, दिए, और फिर अपेक्षा नहीं रखनी, कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान कर देनी है। उससे अपेक्षा नहीं रखनी, उम्मीद नहीं रखनी। कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, नियंता ने जो निर्धारित किया है, उसमें हमको हस्तक्षेप नहीं करना, तो हम ऑटोमेटिक ही उस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। फिर हम जो कर्म करना चाहते हैं, उस कर्म करने के बारे में सोचे, लेकिन परिणाम से आसक्ति नहीं करें। इस चीज से यदि हम निवृत्त हो जाते हैं तो बाहरी समस्या तो क्या थी, ये व्यक्ति मेरा कहा नहीं मान रहा, ये मेरी इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, ये वैसे नहीं कर रहा। लेकिन भीतर हमने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा चैनलाइज कर लिया कि सामने वाला व्यक्ति काम करने में स्वतंत्र है, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, समझाने का प्रयास किया, और वहां पर हमारा कर्तव्य खत्म हो गया और हम फ्री हो गए। तीसरी परिस्थिति हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारा बहुत लोग हैं जिनका शरीर साथ नहीं देता, कि शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियां लग रखी है, दुख तकलीफ है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, डेली के रूटीन के काम में भी दिक्कत आती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि यदि मेरा शरीर ठीक हो जाए तो मैं बहुत गजब तरीके से जिंदगी जी सकता हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाए। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, मेरे एक मित्र थे जो एक एग्जाम में इस कारण फेल हो गए कि उनके जुकाम हो गई थी, और जुकाम के कारण माइग्रेन हो गया था, और वो एग्जाम में उनका मन ही नहीं लगा। उनकी जो एफिशिएंसी थी वो 50% रह गई। अब ये एक प्रॉब्लम है कि शरीर में कोई दिक्कत है, इसके कारण हम ये एक प्रॉब्लम बन रखी है और हम जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहे। अध्यात्म क्या कहता है, वास्तव में दिक्कत शरीर में नहीं है, इसकी जो सॉल्यूशन है वो अंदर है। अंदर सॉल्यूशन ये है कि संसार में जो भी चीज है वो नश्वर है, नष्ट होने वाली है, और उसमें अप्स एंड डाउन चलते ही रहेंगे। आप किसी भी चीज को देख लो, जो भी चीज आंखों से दिख रही है वो सारी की सारी चीज मॉर्टल है, नाशवान है, नष्ट होने वाली है, और उसमें अप्स एंड डाउन चलते ही रहेंगे। चाहे आपके घर परिवार की परिस्थिति हो, चाहे आप पहाड़ को भी देखोगे ना, अपन तो ये माउंट एवरेस्ट की बात सुनते हैं तो बोलते हैं हिमालय पहले 33 महासागर हुआ करता था, उससे माउंट एवरेस्ट बना, यानी उसमें भी परिवर्तन आए। आप अपने मोबाइल की बात ले सकते हो, उसमें भी परिवर्तन आते हैं, आप अपने कंप्यूटर की बात ले सकते हो, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। मतलब अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, वो चीजें सुधरती रहती है, बिगड़ती रहती है। सेम स्थिति शरीर के साथ है। अप्स एंड डाउन से यदि हमको परेशान नहीं होना है, अपने जो सुख रहने की प्रवृत्ति है, आनंद में रहने की प्रवृत्ति है, या हम प्रॉब्लम लेस कैसे बने, यदि हम इस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम लेस कैसे बने, यदि हमको इस स्थिति में पहुंचना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो अप्स एंड डाउन्स है उनसे प्रभावित होना बंद होना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सामने एक गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी मेरे को नहीं पता किस किसकी है, कोई उस गाड़ी को गिरा के चला जाता है, वो गाड़ी टूट जाती है। अब होगा क्या, मेरे को इतना दुख नहीं होगा, मेरे को लगेगा कि यार किसी की गाड़ी थी, कोई गिरा गया, इंसानियत के नाते मैं उसको खड़ी कर दूंगा, और जो भी टूट फूट होगी यूं देखूंगा कि यार चलो टूट फूट हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा करके टाल दूंगा। वही गाड़ी मेरी खुद की गाड़ी होगी, तो मैं क्या सोचूंगा, जैसे ही कोई गिराने आएगा मैं तुरंत उसको रोकने के लिए भागूंगा। कोई गिरा देगा तो उससे लड़ भी लूंगा, माथा फोड़ी कर लूंगा, हर्जाना भी मांग लूंगा, सारे काम कर लूंगा। हुआ क्या, दोनों परिस्थितियों में अंतर, एक में तो मेरा अटैचमेंट था और दूसरे में मेरा अटैचमेंट नहीं था।
पहली स्थिति में मेरी गाड़ी नहीं थी, दूसरी स्थिति में मेरी गाड़ी थी। जहाँ अपनेपन का भाव आया, मेरा भाव आया, मैं का भाव आया, वहीं से क्या हुआ, हमारे टेंशन शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हमको क्या करना है, अपनेपन का जो भाव है, अटैचमेंट का जो भाव है, आसक्ति जो है, उसको हमको खत्म करना है। जैसे ही अटैचमेंट आप खत्म कर देते हो, तो संसार में आने वाले जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, वो आपको प्रभावित करना बंद कर देते हैं। और प्रभावित करना बंद कर देते हैं, तो आपका दिमाग बल्कि ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे लोग जिनके बेटा मर जाता है, पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, उनके आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, 6-6 महीने तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वही दूसरे का मरे तो उनके इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या, यदि वही वो अटैचमेंट नहीं रखते, मोह में नहीं फँसते और अप्स एंड डाउन्स है, ये एक साधारण घटना है कि संसार में इतने लोग हैं, इतने लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, किसी का भी कोई बेटा हो सकता है, बहू हो सकती है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक साधारण घटना है, वास्तव में इनमें कुछ भी विशेष घटना नहीं है। लेकिन हमारा अटैचमेंट होने के कारण हमको लगता है कि यार ये तो बहुत बहुत बड़ी घटना हो गई। आप टीए की बैठक का पेज उठाओगे पेपर में, तो उसमें प्रतिदिन नहीं नहीं भी तो 20, 30, 50 फ़ोटोएँ छप जाती है। और वो तो एक शहर में छप जाती है। ऐसे पता नहीं कितने शहरों में कितने अखबार होंगे, कितने लोग मरते होंगे। और उसमें से 25% ऐसे होंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि इनका आकस्मिक निधन हो गया। मतलब होना नहीं था, उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी आकस्मिक निधन हो गया। यानी उन सबके परिवार में दुःख आने तय हैं। और ये एक साधारण घटना है, आप थोड़ा बड़े लेवल पे जाकर ये सोचोगे, तो एक ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स है जो किसी की भी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और हम हमारे लिए प्रॉब्लम कब बन जाएँगे, जब हम इससे अटैचमेंट रख लेते हैं। जैसे ही हमने अटैचमेंट रखा, मेरा भाव रखा, अपनेपन का भाव रखा, वैसे ही चीज़ हमें दुखी करना शुरू कर देगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम ये सोचना शुरू करें कि सारे जीव अपने आप में स्वतंत्र थे, जो भी आना था उसको जाना ही था। और मेरे को जो मुझे जो दुःख हो रहा है, उसका कारण ये नहीं है कि सामने वाला मर गया या मेरा अपना कोई मर गया। इसके पीछे दुखी होने का जो कारण है, वो कारण ये है कि मैंने उससे अपना लगाव रख रखा था। अब आप बोलोगे साहब लगाव नहीं रखेंगे क्या? लगाव रखो, लगाव रखोगे तो दुखी होगे। इसमें कोई मतलब इतने उलझने वाली बात है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ से लगाव रख के देख लो, यदि लगाव रखोगे तो दुखी होना तय है, दुःख आना तय है, ये होगा ही होगा। आप छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप शादी-ब्याह में जाने की बात कर लो और मैं खुद के बचपन की बात बता दूँ, बचपन में बहुत शौक रहता था मिठाइयाँ खाने का, आइसक्रीम खाने का, शादियाँ होती थी, मन करता था कि हाँ, जाएँगे, खाएँगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। एक लगाव हो जाता था कि हाँ, बफर सिस्टम होना चाहिए, आइसक्रीम की स्टॉल होनी चाहिए, मिठाइयों में ये होना चाहिए और पहले से लड्डू फूटना शुरू हो जाते थे। अब होता क्या था, जैसे लगाव बन जाता था, एक आशा ने जन्म ले लिया, अपेक्षा बन गई, एक्सपेक्टेशन हो गई, तो वहाँ जाकर के वैसा नहीं मिलेगा तो दुःख का जन्म होना ऑटोमेटिक ही तय है। वो एक तरह से प्रॉब्लम बन गई। दुःख और प्रॉब्लम को आप एक ही चीज़ मान कर के चलो कि वो एक समस्या बन गई कि यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब हुआ क्या? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वहाँ वो चीज़ नहीं मिली। एक्सट्रोवर्ट आदमी जो बाह्यमुखी आदमी होगा, वो हमेशा क्या मानेगा कि प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ वो चीज़ नहीं मिल पाई। जबकि वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हमने अपनी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ा रखी थी, हमने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रखी थी, हमने अटैचमेंट कर लिया था। किसी शादी में गए होंगे 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1 दिन पहले, तो अपनी मान्यताएँ बना ली होगी कि अरे वाह! गुलाब जामुन ऐसा होता है, खाते हैं तो बहुत मज़े आते हैं। आइसक्रीम ऐसी होती है, खाते हैं तो बहुत मज़े आते हैं। रसगुल्ला ऐसा होता है, खाते हैं तो बहुत मज़े आते हैं। अब हुआ क्या? जैसे ही वो सामने नहीं आया, आदमी ने दुखी होना शुरू कर दिया। तो दिक्कत ये नहीं थी कि सामने वो चीज़ नहीं आ पाई, दिक्कत ये थी कि हमने अपना अटैचमेंट बना लिया था। तो हमको क्या करना है, शरीर में हमारे कोई भी दिक्कत आए, हम यूँ मान कर के चले कि जो भी आँखों से दिखता है वो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, मोर्टल है। हमको उसमें अप्स एंड डाउन्स आना भी स्वाभाविक है। उसमें कभी न कभी कुछ अच्छा होगा, कभी न कुछ बुरा होगा। ये तय है। हमको उससे प्रभावित नहीं मान करके चलें। ये वाली स्थिति और ये वाला अभ्यास यदि हम बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, ये वाली स्थिति और ये वाला अभ्यास यदि हम बना लेते हैं, तो मान करके चलो कि शरीर में चाहे कोई भी दिक्कत आएगी, हमको परेशान नहीं कर सकती। मेरा जो दोस्त था जिसके माइग्रेन हो गया था, जुकाम के कारण पेपर खराब हो गया था,
उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए था, वो लंबे समय से यदि इस प्रैक्टिस में रहता कि मेरे जुकाम भी रहे तो मेरे को प्रभावित नहीं होना। आप बोलोगे यार ये तो बहुत टिपिकल काम है, शरीर में तकलीफ होगी तो आदमी तो परेशान होगा ही होगा। बिल्कुल टिपिकल, मतलब टिपिकल काम तो है, लेकिन अभ्यास से धीरे-धीरे इस स्थिति में पहुँचा जा सकता है। पहले कई गोष्ठियों में मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। 2 ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, एक तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। जब वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए बड़ी मुश्किल से वो लंदन जा पाए थे, ब्रिटेन में, क्योंकि उनके बड़े भाई की तो शादी हो चुकी थी, उन्होंने शादी करी नहीं थी, तो बड़े भाई पर परिवार का बोझ थोड़ा ज़्यादा था। तो बड़े भाई को जाना पड़ गया। बड़े भाई को उन्होंने सोचा पहले वकालत करने के लिए भेज देते। तो वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए थे। फिर जब बड़े भाई पूरे 3 साल या 5 साल, उस समय जो भी पढ़ाई होती थी, 5 साल की पढ़ाई करके वापस लौटे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का लंदन जाना हुआ। वहाँ जाकर के जब उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी, तो परिवार इतना बेहद गरीब था कि पढ़ाई का खर्चा भी बहुत मुश्किल से जुटा पाए थे। उनके शायद पिताजी की भी डेथ हो गई थी। वहाँ जाते ही उनके पैर में एक ऐसी बीमारी हो गई, जिसमें 1-1 फीट लंबे कीड़े पैर में पड़ जाते हैं और उन कीड़ों को निकालने के लिए भी बहुत दर्द सहन करना पड़ता है। और यदि कीड़ा टूट जाए, निकालते समय यदि कीड़ा टूट जाए, तो पैर के ही पूरे गलने की, सड़ने की संभावना रहती है और पैर को कटवाना पड़ता है, इतनी स्थिति खराब हो जाती है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात है। उनके वो बीमारी लग गई, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करा लो, तो ऑपरेशन के जितने उनके पास पैसे नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला फिर मेरे पास दूसरा इलाज है कि मैं तो एक-एक कीड़े को पकड़ के निकालूँगा, और लगभग शायद 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने की चिकित्सा चलेगी, लगातार आना पड़ेगा। वो 10 मील दूर पैदल चल कर के डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर के पास जाकर के कीड़े डॉक्टर बिना उनको एनेस्थीसिया दिए, बिना उनको निश्चेतक औषधि के प्रयोग के कीड़े निकालता था। वो एक हाथ में गीता की पुस्तक रखते थे और क्या प्रयास करते थे कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। और शरीर में चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी कष्ट हो, उससे मतलब सहन करने की बात नहीं है, सहन करना अलग चीज़ होती है, सहन तो हम ही सहन कर लें। आज भी हमको कोई चीरा लगाना पड़ जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर चीरा लगा देगा, चिल्लाएँगे, रोएँगे, चीखेंगे, सहन कर लेंगे। उन्होंने तो उस दर्द को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या कहा, चीज़ कब महसूस होती है, जब उससे लगाव होता है, ध्यान उस ओर जाता है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना को एकाग्र करके, पूरा ध्यान अपना गीता की ओर एकाग्र कर लिया। शरीर से अपना संबंध ही खत्म कर लिया। तब जाकर के उनको लौह पुरुष की उपाधि मिली। कोई वो लोहे के थोड़ी बने हुए थे कि उनको बोल दिया कि हाँ, आप लौह पुरुष हो। और पहले तो उपाधियाँ बहुत ही सोच समझ के दी जाती थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको गुरुदेव की उपाधि मिली। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली। इन सारी उपाधियों के पीछे बहुत ही सूक्ष्म में उनके घटनाक्रम छिपे हुए हैं, उनका जीवन चरित्र, चिंतन, व्यक्तित्व सब कुछ छिपा हुआ है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है किसी संत योगी का है, जिनके हाथ जिनका हाथ काटना पड़ गया था और उन्होंने भी शायद कुछ कैंसर वगैरह कुछ हो गया था। हाथ कटवा लिया था उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के प्रयोग के। तो वो भी गीता पढ़ते-पढ़ते आराम से। तो चीज़ें हो सकती है। और मैं तो हाथ कटवाने की, कीड़े निकलवाने की तो बात छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो गई। सिंपल सा प्रयास हमको ये करना है कि हमारे सर्दी, खाँसी, जुकाम हो, बुखार हो, शरीर में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई कहीं भी दर्द हो, दुःख तकलीफ हो, तो हमको उससे प्रभावित नहीं होना। हमारा जो आनंद का स्तर है, उत्साह का स्तर है, सुख का स्तर है, उसमें हमारे रत्ती भर भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो वो कब हो पाएगा, जब हम अटैचमेंट नहीं रखेंगे, नॉन अटैच्ड होकर के, अनअटैच्ड होकर के यदि हम काम करना शुरू करेंगे। तो बाहरी समस्या शरीर की दूर हो सकती है काहे से? हम उससे संबंध रखना खत्म कर दें। अब आप बोलोगे संबंध नहीं रखेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? शरीर का ध्यान तो रखना ही है। काम हमको सारे करने हैं। आपको फेल पास से संबंध खत्म करना है, निष्काम कर्म योग करना है, अपने लेवल को बढ़ाना है, लेकिन काम वही करना है। आपको शरीर से संबंध खत्म करना है, लेकिन शरीर का ध्यान भी रखना है। आपको परिवार की जो भी परिस्थितियाँ चल रही है, सामने वाले को स्वतंत्रता भी प्रदान करनी है, लेकिन
कर्तव्य रूप में काम वो ही करना है। पूरे मामले में ले दे करके बात क्या आ जाती है, हमको निष्काम कर्म करना है, परिणाम की इच्छा किए बिना काम करना है, अनअटैच्ड होकर के काम करना है। मेरे एक मित्र हैं जो इतने ज्यादा परेशान हो रखे हैं, जयपुर में उनकी पोस्टिंग है, वो इतने ज्यादा परेशान हो रखे हैं, उनके मन में यही आता है कि मेरे को यूपी जाना है, उत्तर प्रदेश अपना ट्रांसफर लेना है। और इस चीज से इतने परेशान है कि 2-3 दिन में एक बार सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं। अब उनके प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा, उनके प्रॉब्लम ये है कि वो अपने घर में मतलब अपनी भूमि में और दूसरी भूमि में अंतर समझते हैं। वो उसमें वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, सर्वभूमि गोपाल की, यानी यहाँ रहो चाहे वहां रहो, हर परिस्थिति में खुश रहो, इस भाव को अपने अंदर विकसित ही नहीं कर पा रहे। समस्या भीतर है, बाहर प्रॉब्लम नहीं है। जो लड़के लड़कियों में परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, प्यार मोहब्बत में अपना करियर खराब कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी लड़का या लड़की ने धोखा दे दिया या उनकी जो डिजायर्स थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो अटैचमेंट कर बैठे, आसक्ति कर बैठे, और आसक्ति इतनी हो गई कि मेंटल तक की नौबत आ गई। 2-3 केस तो भी पिछले कुछ दिनों में ही सामने आए थे। एक की तो पत्नी छोड़ के चली गई, तो पिछले 15 सालों से डिप्रेशन में। एक था जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो वो डेली यहाँ गायत्री कुंज में आकर के बोलते थे कि मेरे को तो कोई दवाई दिला दो, मेरे को तो कोई दवाई दिला दो। अब लड़की छोड़ के चली गई, अब कौन सी दवाई दे दें कि उसकी वो दुख तकलीफ कम हो जाए, क्योंकि मजे तो उसने लिए थे सारे। जब लड़की थी, एंगेज हुए, पूरी मौज मस्ती कर ली, पूरा उसमें गोते लगा लिया आराम से, और आसक्ति अटैचमेंट लगा इतना बढ़ा लिया कि अब छोड़ रहे हैं तो उनसे छूटे ही नहीं बन रहा है। जॉब की चिंता रहती है, जॉब नहीं लग पा रही है, इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तमाम प्रकार की बातें हैं जो बाहरी परिस्थिति आप सब लोगों के सामने अलग अलग रूप में होगी। लेकिन आप निश्चित मान करके चलो कि बाहरी जो भी समस्या आपको समस्या लग रही है, प्रॉब्लम्स लग रही है, वो वास्तव में बाहर प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके लेवल में कहीं कमी हो रही है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है कि आप उस प्रॉब्लम से लड़ नहीं पा रहे। तो आपको उस प्रॉब्लम से यदि छुटकारा पाना है, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के परेशान होने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना लेवल बढ़ाना शुरू करो, अपना ओहदा बढ़ाना शुरू करो। जैसे जैसे हम अपना ओहदा बढ़ाते जाएंगे, अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, सामने वाली चीजें अपने आप ही ठीक होती जाएंगी। आपको 1 से 100 तक की गिनती लिखनी नहीं आ रही, आप उसका अभ्यास करना शुरू करो। ना कि आप ये सोचो कि मैं तो 1 से 10 तक की काम चला लूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, क्या करना है। आपसे एक छोटा सा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप ये देखो कि वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा। कहीं मेरी एकाग्रता में कमी है, मैं सिलेबस कम कवर कर पा रहा हूँ, या मेरा बेस जो बैकग्राउंड है वो मेरा कमजोर पड़ रहा है। तो हमको बाहरी समस्याओं का समाधान खुद के भीतर ढूंढना शुरू करना है कि मैं अपने भीतर क्या चीजें विकसित कर लूं कि बाहर की प्रॉब्लम मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं लगे। ये इस आज की गोष्ठी का सारांश है। और एक बात हम सब नोट कर ले कि शक्तिहीनता समस्या का कारण है। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे भीतर होती है, और शक्तिहीनता ही समस्या का कारण बनती है। हम कहीं ना कहीं शक्तिहीन है, पावरलेस है, इसलिए हमको बाहर वाली प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, हावी लग रही है। तो हमको खुद को शक्ति संपन्न बनना है, स्ट्रांग बनना है। जैसे जैसे हम स्ट्रांग बनते जाएंगे, प्रॉब्लम भाग खड़ी होगी। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी रास्ते पे जा रहे थे, और ये यहाँ की बात है, बनारस की, वाराणसी की। तो रास्ते में जा रहे थे, गंगा घाट पे चलते जा रहे थे, तो वहाँ खूब सारे बंदर भी थे। तो खूब सारे बंदर भी थे। स्वामी जी को देखते ही बंदर उनके पीछे पड़ गए, और पीछे ऐसे पड़ेगी, पीछा छोड़े ही नहीं। स्वामी जी आगे आगे भागे और बंदर पीछे पीछे भागे। स्वामी जी भागते गए, भागते गए, भागते गए। एक आदमी सब दृश्य देख रहा था। उस आदमी ने क्या ललकारा और चिल्ला करके क्या कहा कि भागो मत, सामना करो। क्या कहा? भागो मत, सामना करो। स्वामी जी को ये बात सुनाई दे गई। उन्होंने भागना तुरंत बंद किया। ब्रह्मचारी तो थे ही, और बचपन के संस्कार भी थे अच्छे, पूर्व जन्मों के हो चाहे कैसे भी हो। उन्होंने तुरंत वहां खड़े होकर के बंदरों को डांट लगाई, और एक डांट में सारे बंदर भाग खड़े हुए वहां। अब हुआ क्या, जब तक उनके अंदर कमजोरी थी तब तक वो बंदरों से डर के भाग रहे थे।
यानी हुआ क्या, प्रॉब्लम का उन्होंने लेवल समझ लिया ज्यादा, खुद का लेवल समझा कम। लेकिन जैसे ही दूसरे आदमी ने ललकारा, खुद का लेवल बढ़ गया और प्रॉब्लम का लेवल कम हो गया, और वो प्रॉब्लम भाग खड़ी हुई। तो हमको क्या करना है, अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करनी है, शक्ति संपन्न बनना है, स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी है। और बाहर की कोई भी समस्या आ जाए, आज जैसे हम नोट कर ले, बाहर की, आज ये लिस्ट बना ले, बाहर की जो जो हमको लगता है ना, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये ठीक हो जाए तो अच्छा हो जाए, ये ठीक हो जाए तो अच्छा हो जाए, आप इन सारी प्रॉब्लम को नोट करो और इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो कि वास्तव में इनका सॉल्यूशन मेरे भीतर क्या हो सकता है। आपकी नौकरी की दिक्कत है, तो पहला आ जाता है कि हमको प्रयासों में दम, प्रयासों को बल देने की जरूरत है। दूसरा, निष्काम कर्म करने की जरूरत है। यदि हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, तो पहला तो देखो कि हमारे शरीर संबंधी पथ्य अपथ्य में, ज्ञान विज्ञान में कहीं कमी है क्या। दूसरा, हम गलती आचरण स्तर पे क्या क्या कर रहे हैं डेली रूटीन में। और तीसरा, फिर शरीर से हमको संबंध ही नहीं रखना। परिवार में हमारे कोई दिक्कत है, तो हम ये देखें कि उसका पहले तो हम क्या कोशिश करें कि हमको अनअटैच्ड होकर के काम करना है, सामने वाले को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी है। आप केवल मार्गदर्शक हो, उसको अपने हिसाब से आप उसको प्रेरणा दे सकते हो, चलाने की कोशिश कर सकते हो, अपने इशारों पे नहीं नचा सकते। हर व्यक्ति अपना कर्म करने में स्वतंत्र है। इस बात को हम दिमाग में बिठा करके फिर अपना कर्तव्य कर्म करना शुरू करें। तो सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हम भीतर सोचे, और भीतर सोचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना शुरू करना पड़ेगा। जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही है, हम प्रतिदिन का आधी घंटा 1 घंटा चिंतन के लिए बैठे। और चिंतन का मतलब क्या, शांति से बैठ करके सोचना शुरू करें कि जिंदगी में जो भी चीजें चल रही है, उनका वास्तव में उनमें मेरे भीतर में क्या कमी है। मान लो आप स्टेज पे जाने पे हिचकिचाते हो, तो आपकी ये दिक्कत नहीं है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा ही नहीं, या मेरे को कल मैडम ने बोल दिया स्टेज पे जाना है, मैं मैडम को कैसे मना करूं, मैम को मैं कल की छुट्टी कर लेता हूँ। ऐसे आप तमाम बातें सोचोगे, लेकिन असली सॉल्यूशन क्या है कि हमको भीतर से हेजिटेशन को निकालना है, ताकि हम वहां कल पहुंच पाए। आप गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो आप यूँ सोचोगे मैं तो ड्राइवर रख लूंगा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं, मैं तो बस में चला जाऊंगा। ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हम ये सोचे कि मेरे को गाड़ी सीखनी है, तो हम भीतर से हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करें। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज, चिंतन करना शुरू करें प्रतिदिन 1 घंटा। 1 घंटा भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ। यदि आप करने लगेंगे, अपने विकास की यात्रा पे चढ़ने लगेंगे, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि प्रतिदिन आप 2 घंटे 2.5 घंटे भी चिंतन को देते हो शुरुआती दिनों में, तो भी आपको बहुत कम कम पड़ेंगे। और चिंतन को समय देने से आपके काम में जान आना शुरू हो जाएगी। एक मजदूर भी मेहनत करता है और एक मैनेजर भी मेहनत करता है। दोनों में अंतर इतना सा है कि मैनेजर का जो मेहनत है वो दिमागी ज्यादा है, शारीरिक कम है। जो मजदूर है उसमें शारीरिक मेहनत ज्यादा है और दिमागी मेहनत कम है। ये दोनों के बीच अंतर है, इसी कारण उनके वेतन में अंतर आता है, और एक मैनेजर के नीचे हजारों मजदूर काम कर सकते हैं। तो हमको इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना शुरू करें। और वर्क में स्मार्टनेस तब आएगी, वर्क में प्रखरता, कर्म में प्रखरता तब आएगी जब हम चिंतन करना शुरू करेंगे। प्रतिदिन 1 घंटा सोचे कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स को लेकर के उसका सॉल्यूशन। अध्यात्म क्या कहता है, अध्यात्म कभी भी बाहरी चीजों को बदलने की बात नहीं करता। अध्यात्म इंसान को भीतर से बदलने की बात करता है। कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं ये क्रांति लानी है, ये बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है। वास्तव में बड़ा आदमी, क्रांति बाहर से कुछ नहीं आता, सबसे पहले खुद के भीतर से लाना पड़ता है। खुद के भीतर आग लगानी पड़ती है, खुद को सुधारना पड़ता है, खुद को व्यवस्थित करना पड़ता है, तो ही जाकर के बाहरी चीजें बदलती है। हम बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं, टाटा के, अंबानी के, बिरला के, बिल गेट्स के, और पता नहीं किन किन, ये कल परसों भी एक का नाम पड़ा था। मतलब तरह तरह के जो भी बड़े बड़े उद्योगपति है, इनके नाम लेते हैं। वास्तव में आप इनके भीतर का जीवन देखोगे ना, तो आप देख करके हतप्रभ रह जाओगे कि यार वास्तव में ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए उनको। कौन थे, टिम कुक थे शायद, एप्पल कंपनी के सीईओ। डेली 3 बजे उठते हैं, 3:15 3 बजे उठ करके 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। और हम आपको कह कह करके थक जाते हैं कि भाई मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन कर लो। आप यूँ बोलते हैं मेडिटेशन से फायदा होगा क्या।
अरे वो बेवकूफ है, वो जब 1 घंटे में अरबों रुपए कमा सकता है, करोड़ों रुपए कमा सकता है, तो वो 1 घंटा सब काम छोड़ करके मेडिटेशन करने बैठेगा, इतने में तो वो और नहीं कमा लेगा 1 करोड़ रुपए, मतलब करोड़ों रुपए। तो हम इस बात को गहराई से सोचे कि स्मार्ट वर्क, जिंदगी को गहराई से देखें कि वास्तव में जीवन को कौन सी चीजें ऊंचा उठाती है। ये सब चीजें क्लियर होगी चिंतन से। चिंतन एक ऐसी चीज है जो आपको हर काम को करने का परफेक्ट तरीका देगा। चिंतन एक ऐसी चीज है जो आपके काम में जान डालेगा। चिंतन एक ऐसी चीज है जो आपको आनंद की ओर ले जाएगा। चिंतन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल फ्री कर देगा, टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री। कहीं आपके कोई क्वेश्चन मार्क रहेगा ही नहीं कि इस चीज का क्या होगा क्या नहीं होगा। गांधी जी का एक कोटेशन पढ़ा था कि जिंदगी में जो भी समस्या है, या तो उसके समाधान पे काम करना चाहिए या फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, या तो उसे स्वीकार कर लो या उसके समाधान पे काम करो। और हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम समस्या को स्वीकार नहीं करते, हम उसको ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए जो समाधान है उस पे भी नहीं चलते। पूरी जिंदगी हमारी केवल, मतलब आधी अधूरी असमंजस में, न तो इधर करेंगे, न ऐसा करेंगे, न वैसा करेंगे, बस इसी में उलझ करके खत्म हो जाती है। एक स्टैंड ही नहीं ले पाते। तो हम प्रतिदिन 1 घंटा चिंतन करना शुरू करें, उस चिंतन में गहराई से सोचे कि वास्तव में एक एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है, फिर उस सॉल्यूशन पे काम करना शुरू करें। और बिल्कुल धैर्य से, धीरे 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 आपके प्रॉब्लम पकड़ में आ गई कि मेरे को तो याद किया हुआ भूल जाता हूँ जल्दी, स्थायी नहीं रहता। अब आप सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, यूट्यूब पे सर्च करो, हमसे राय लो, बुक्स पढ़ो। महापुरुष इतने हुए हैं, स्वामी विवेकानंद ने इतनी किताबें लिखी है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इतनी किताबें लिखी है, ये दयानंद सरस्वती ने इतनी किताबें लिखी है, और बड़े बड़े मतलब इतने दार्शनिक चिंतक विचारक हुए हैं जिन्होंने जिंदगी को देखा है, समझा है, और समाज को दिशा देने की कोशिश भी करी है। लेकिन हम दूर भाग रहे हैं उनसे, हम उन तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे, उनके विचारों को छू ही नहीं रहे। एक किताब थी, मैंने उसका नाम भी लिया था, थॉट पावर के नाम से थी या पता नहीं क्या था। उसमें 10 बड़े बड़े लोगों के विचार दिए हुए थे कि वास्तव में जिंदगी कैसे जी जाती है, वो कैसे काम करते हैं। लेकिन हम इन चीजों को कभी पढ़ते ही नहीं है। तो उन सारे चीजों को पढ़े, बड़े, जो मैंने कई बार गोष्ठियों में बात कही है ना, कि बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना शुरू करें। हम क्या करते हैं, छोटे आदमियों के साथ उठते बैठते हैं, जिससे हमारा मन लगेगा, गप्पे लगाने में मजे आ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, चाय पिला देगा, दारू शराब पिला देगा, जुआ खेल देगा। हम क्या करेंगे, उन लोगों के पास जा जा करके चिपकते हैं। और हमको करना क्या चाहिए, बड़े लोगों के साथ उठ बैठ बनाए, बड़े लोगों के साथ जान पहचान बनाए। बड़े लोग कौन हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी हो गए, बिल गेट्स हो गए, टाटा हो गए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और भी खूब सारे हैं, श्री श्री रविशंकर है, रामदेव जी हैं, और ये सदगुरु है, मतलब इतने प्रकार के विचारक दार्शनिक हैं। हम उन सबके साथ उठना बैठना शुरू करें, उनको सुनना शुरू करें, उनके हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करें। तब जाकर के जो बाहरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो तो कब की ही हवा हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। दूसरा काम, पहला काम तो मैंने बताया चिंतन करना। दूसरा काम क्या करना है, ये सबको ही करना है, और सब करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो सारे करते हैं, इनके बिना सक्सेस मिलती ही नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, स्व संकेत, ऑटो सजेशन। हम अपने आप को क्या संकेत दे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। बाहरी संकेत हमको इतना प्रभाव नहीं डालते जितना खुद के संकेत प्रभाव डालते हैं। आपके सामने छोटी सी प्रॉब्लम आई, आपके अंदर क्या आया कि अरे यार ये कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे कैसे हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऐसे वैसे तमाम प्रकार की नकारात्मकता, छोटे मोटे विचार आ गए, तो होगा क्या, उस प्रॉब्लम को जीत नहीं पाओगे। और एक आपके मन में आया कि अच्छा यही दिक्कत है, अभी करके दिखा देता हूँ, ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, क्या करोगे, तुरंत उसको ठीक कर दोगे। तो हम खुद को क्या संकेत दे रहे हैं, हम खुद को क्या सजेशन दे रहे हैं, खुद को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो हम क्या कोशिश करें कि स्व संकेत देना शुरू करें। स्व संकेत दे करके हम अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें लगातार। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव संकेत दे, गिरने ना दे, हमेशा ऊंचे उठाने की कोशिश करें खुद को।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, दो बालक थे, रेलवे स्टेशन पे चले गए, एक रेलगाड़ी थी जो छूटने वाली थी। एक के तो मन में आया कि अरे यार रेलगाड़ी छूट गई, मैं तो इसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा, ये तो गई। दूसरे ने क्या सोचा कि अरे रेलगाड़ी छूट रही है, मैं इसको भाग करके पकड़ सकता हूँ। उसने भागा और प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर में जाकर के उसको पकड़ लिया, ट्रेन में चढ़ गया। अब हुआ क्या, एक ने अपने आप को पॉजिटिव संकेत दिया, एक ने नेगेटिव संकेत दिया। स्थिति क्या बनी, रेलगाड़ी उसी स्पीड से चल रही थी, प्लेटफॉर्म भी वही था, सब कुछ मौका वही था, लेकिन अचीव नहीं कर पाए क्योंकि खुद को नेगेटिव संकेत दे दिया। तो हम भी क्या करें, हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स को खुद को पॉजिटिव संकेत देना शुरू करें। और एक बात निश्चित तौर पे मान लें कि जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है खुद को ऊंचा उठाने के लिए ही आती है। मेरा खुद का स्वास्थ्य इतना खराब रहता था कि मेरे को योग की शरण में जाना पड़ा, और उस योग ने मेरे को मानसिक रूप से इतना फायदा पहुंचाया कि मेरी मेंटल एबिलिटी, अध्यात्म की पकड़, समझ इतनी ज्यादा विकसित हो गई। तो ऐसे ही आप देखो, आपकी कोर्स कवर नहीं हो पा रहा, आप फेल हो रहे हो, आपके घर परिवार में दिक्कत आ रही है, बच्चे नहीं मानते, पत्नी नहीं मानती है, सास बहू का झगड़ा हो, या और कोई आपके डिप्रेशन, टेंशन, तनाव कुछ भी रहता हो, आप ये सोचना शुरू करो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और इस प्रॉब्लम को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, और उस पे चलना शुरू कर दो। और उस प्रॉब्लम को के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये मेरे को ठीक करने के लिए आई है, ये मेरे को ऊंचा उठाने के लिए आई है, और मैं देखता हूँ कि इस प्रॉब्लम से मैं कैसे ऊंचा उठता हूँ। पूरा दृष्टि रखो। बहुत लोग देखे होंगे आपने जो फेल होते हैं और टूट जाते हैं, बहुत लोग देखे और बहुत कम लोग देखे होंगे जो फेल होते हैं और फेल होने के बाद बल्कि और ऊंचाई से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जांपल है जो शायद इसका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, एक वो थी जिसने हिमालय पे चढ़े, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, और माउंट एवरेस्ट में उसका मतलब पैर वैर सब टूट गया था, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। अपने आप को क्या सोचा कि कोई बात नहीं, पैर ही टूटा है ना, इस टूटे पैर से मैं चढ़ करके दिखाऊंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखा तो वो बल्कि एक आम जिंदगी जी रही थी और वो खास बन गई। किस कारण से, केवल समस्या के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से। और आप एक बार सोच करके देखो, यदि आप प्रॉब्लम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, यानी आप समस्याओं को अच्छा मानते हो, अर्थात आप ये मानना शुरू कर देते हो कि भगवान मेरे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ जाए। आप खुद भगवान से प्रार्थना करने लग जाओ कि हे भगवान मेरी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ जाए, मेरी जिंदगी उलझनों से भर जाए, और मेरे इतने मतलब घिर जाऊं मैं चारों तरफ से, और फिर मैं जीत करके दिखाऊं। तो आप सोचो कि यदि आपकी ये चीज प्रवृत्ति में आ जाती है तो आपके लिए तो सारी चीजें आसान हो जाती है। आप खुद प्रॉब्लम भगवान से मांग रहे हो, भगवान आपको प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दे रखा है और आप मांग रहे हो और दे देता है, और आप उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो, और इजीली उससे लड़ते भिड़ते अपना विकास करते हुए जीत भी जाते हो, या हार भी जाते हो तो भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। फिर जिंदगी में कुछ बाकी रहता ही नहीं है, कोई समस्या रहती ही नहीं है। तो हमको दूसरा काम क्या करना, ऑटो सजेशन, स्व संकेत करना है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव संकेत देते रहे कि मैं ऊंचा उतर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे में सुधार हो रहा है, मेरे को ये फायदा हो रहा है, इस समस्या से मेरे को ये फायदा हो गया, इस परिस्थिति से मेरे को ये फायदा हो गया, ये वाली बुरी चीज नहीं आती, बुरी घटना नहीं होती तो मैं सुधरता ही नहीं। ये वाला दृष्टिकोण, एटीट्यूड अपने अंदर विकसित करें। और तीसरा काम क्या करना है, मेडिटेशन करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें, उपासना करना शुरू करें। मेडिटेशन में हमको क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिवली, अपने आप की हीलिंग करनी है, अपने दिमाग का इलाज करने की प्रक्रिया है ध्यान। और आप मान करके चलो 98% लोगों के दिमाग की 12 बजी हुई है, और हमारे दिमागों की बात करूं तो जितना दिमाग है उसके 98% की 12 बजी हुई है। उसको हील करने की जो प्रोसेस है वो ध्यान है। तो अपने आप को हम थोड़ा, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको हम व्यवस्थित करें, जो हमारे इमोशंस हैं उसको हम व्यवस्थित करें, जो हम थोड़ी थोड़ी बातों में चिंतित हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, उसको हम व्यवस्थित करना शुरू करें मेडिटेशन के द्वारा। ध्यान जरूर करना शुरू करें, इससे हमारे मानसिक परिपक्वता की स्थिति आएगी, हम दिमागी रूप से बहुत ही मजबूत बन जाएंगे। और दिमागी रूप से मजबूत बनने के बाद हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, एक कछुए की तरह। कछुआ क्या करता है, जैसे ही उसको संकट लगता है, प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करेगा,
अपने चारों पैरों को अंदर की ओर सिकोड़ लेगा और अपने आप को बाहर एक खोल से ढक लेता है। उस खोल पे आप कूदो, नाचो, हथौड़े से मारो, वो खोल टूटता नहीं है। तो हमको भी क्या करना है, जैसे ही प्रॉब्लम आई, अपने आप को, अपना माइंडसेट इस तरीके से बना लिया, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को इस हिसाब से मैनेज कर लिया कि वो प्रॉब्लम हमको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए। और हम जब हमको आक्रमण करना हो आक्रमण कर दे, और जब हमको सिकुड़ना हो अपने आप को, हम सिकुड़ लें। यूं हाय हाय करते करते जिंदगी ना जिए। तो आज की गोष्ठी का मैं समराइज करता हूँ। पहली बात तो ये, बाहर जो उलझने हैं उनको उलझने ना समझे, बाहर जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको परेशानी ना समझे। बाहर कभी कोई परेशानी होती ही नहीं है, परेशानी हमारे भीतर ही होती है। बाहर की जो भी परेशानी दिखे, हम उसको उसको रिलेट करें कि बाहर स्टेज में जाने में मेरे को पैर कांपते हैं, यानी भीतर की समस्या ये है कि मैं आत्मबल की कमी है कि मैं लोगों के सामने जाने से डरता हूँ। बाहर आपकी समस्या आई कि आपके थोड़े से भी सर्दी खांसी, मौसम बदलते ही सर्दी खांसी जुकाम लग जाती है, तो आप भीतर ये सोचना शुरू करें कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर इम्यूनिटी कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी है, उसको मेरे को ठीक करना है। आप घर परिवार की छोटी मोटी परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं, तो आप ये मान करके चलो कि आपने आसक्ति, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रखी है। इस कारण आप परेशान हो जाते हो और हमको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। आप फेल पास होने से, सिलेक्शन होने से परेशान होते हो, तो आप ये मान करके चलो कि आप में निष्काम कर्म योग की साधना नहीं है, और हमको निष्काम कर्म योग यानी बिना परिणाम की इच्छा के काम करना, बिना रिजल्ट की इच्छा किए, आसक्ति किए हुए काम करना की आदत हमको डालनी चाहिए। यानी हमको सारी बाहरी उलझनों को रिलेट करना है भीतर से। बाहर हमको कोई व्यक्ति समस्या लग रही है ना, तो हम सोचे कि भीतर मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मेरे को ये सामने वाला व्यक्ति एक प्रॉब्लम के रूप में लग रहा है। तो हम भीतर से उसका, भीतर पहले सोच ले कि क्या समस्या है। लड़का लड़की का चक्कर है यानी काम है। सामने वाले पे हमको यदि गुस्सा आ रहा है तो अंदर से क्रोध है। सामने वाले की गलती मायने नहीं रखती, आपके भीतर क्रोध का भाव है वो मायने रखता है। आप जिंदगी में खूब सारी संपत्ति है, वैभव है, फिर भी दुखी हो रहे हो, यानी लोभ की भावना है। यानी सारी समस्याओं का जो जड़ है वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारी चीजें। तो हमको इन पे काम करने की जरूरत है। और शक्तिहीनता ही समस्या का कारण है। शक्ति संपन्न बनोगे तब ही प्रॉब्लम लेस हो पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और एक ब्रह्मांड का प्राकृतिक सिद्धांत आपको बता देता हूँ, निश्चित मान करके चल लेना, जिंदगी में आजमा के देख लेना। प्रकृति मनुष्य का विकास चाहती है, प्रकृति हर आत्मा का कल्याण चाहती है, और प्रकृति चला करके वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, पैदा करती है, जिससे उस व्यक्ति का कल्याण हो। वो व्यक्ति यदि अपना कल्याण समझ जाए तो जल्दी सुधर जाता है, जल्दी अपना विकास कर लेता है। और यदि वो प्रकृति के इशारों को नहीं समझ पाता तो प्रकृति डंडे के जोर से उसको सुधारती है। लेकिन ये मान करके चलो कि प्रकृति ने संकल्प लिया है कि हर मनुष्य को ठीक करना ही है, हर आत्मा का विकास करना ही है, ये प्रकृति का संकल्प है। आप इस संकल्प में सहयोगी बन सकते हो कि प्रकृति की आवाज को सुनो। प्रकृति ने जो भी समस्याएं, परिस्थिति दी है, उसकी आवाज को सुन करके हम सोचे कि हमारे लिए बेटर क्या है, और हम इस जो भी प्रॉब्लम्स आई है इससे फायदा लेकर के, पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके कैसा अपना विकास कर सकते हैं। 3 काम जरूर करने, चिंतन करना, जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे चिंतन करना, क्या सॉल्यूशन, उस पे काम करना। दूसरा, ऑटो सजेशन, स्व संकेत देना, हमेशा पॉजिटिव। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, दुख आए, सुख आए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। और तीसरा काम, मेडिटेशन करना शुरू करना, अपने आप को व्यवस्थित करना, अपनी खोपड़ी में जो विचार चल रहे हैं, जो अव्यवस्थित है, उनको व्यवस्थित करना शुरू करना, इमोशंस को व्यवस्थित करना शुरू करना। ये 3 काम यदि आपने कर लिए, बाहरी बाहरी व्यक्तियों को दोष देना यदि बंद कर दिया, बाहरी परिस्थितियों को गालियां देना बंद कर दी, हर चीज का दोषी खुद को मान करके खुद की कमियों को देखना शुरू कर दिया, तो समझ लो कि इतना मानने मात्र से आपकी 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। फिर 10% कैसे ठीक होगी, आप प्रॉब्लम्स पे धीरे धीरे काम करोगे, उनके सॉल्यूशंस पे, तो बाकी भी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ आज की गोष्ठी समाप्त करते हैं। शांति पाठ करेंगे, उसके बाद जिसके जो भी प्रश्न हो वो शांति पाठ के बाद पूछेंगे।
कमल सीधी शांति पाठ। ओम ह्यः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। एक दो सूचना थी। पहली सूचना तो ये